सिमर संदेश की टीम प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, समाज सेवी, राजनेता रजनीकांत पाठक जी के आवास पे है। रजनीकांत पाठक जी से सिमर संदेश का कुछ सवालात है जो जानने की कोशिश हम करेंगे। सबसे पहले रजनीकांत पाठक जी का सिमर संदेश पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रजनीकांत जी, जैसे कि आप व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर आप अभी फिलहाल दरभंगा स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशी भी हो रहे हैं। इसके विषय में आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यवसाय जीविकोपार्जन का एक माध्यम है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता है। और सेवा जो है, सेवा भी जरूरी है। हम महसूस किए कि जो एक राजनीति में अभी एक संक्रमण का दौर चल रहा है, तो हमको लगता है कि राजनीति पे सवाल उठाने से पहले राजनीति की जो स्थिति है या जो लोग कटे हैं, जन समस्या से जो लोग मतलब नेता भी विमुख हुए हैं और आम जनता की समस्या का समाधान भी नहीं हो रहा है, तो हमको ये लगा कि अब आना चाहिए। और हम तो इस पक्ष के मजबूती से इस पक्ष को रखते आए हैं कि नए लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ताकि जो एक 70 साल से जो राजनीति में जो एक बढ़िया आकृति बनता, आज जो अभी विकृति देखने को मिलता है, तो ये जब तक नए लोग नहीं आएंगे तब तक ये ठीक होगा नहीं। और हमने अपने क्षेत्र के सबसे कठिन राजनीतिक क्षेत्र को चुना और हम इसलिए आए हैं ताकि जो लोगों की समस्या है, और आप खासकर देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मिथिलांचल जो पिछले 30 वर्षों से बहुत पीछे चला गया है और इस क्षेत्र में काम करने के लिए अपार संभावनाएं हैं, तो ये सारे तमाम ऐसे जो क्षेत्र के जो छुटे हुए कार्य हैं, तो हमको लगा इसमें हम लोगों को आगे आना चाहिए, इसलिए हम लोग आए हैं। जी, आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। अभी जिस तरीके से आप एमएलसी के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, आपके सामने वित्त रहित एक ज्वलंत समस्या है, तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, एक तो हमारे जैसा एक सामाजिक कार्यकर्ता इस बात को महसूस करता है कि वित्त रहित कॉलेज जो है सरकार को 80 से 90% परिणाम देता आया है। जब आप महाविद्यालय का स्कोर देखेंगे तो अधिकांशतः छात्र इन्हीं वित्त रहित कॉलेज से पास होकर बिहार का नाम रोशन करते हैं और उसके आगे की पढ़ाई करते हैं। दुर्भाग्य देखिए कि पिछले 30 वर्ष से भी अधिक समय से वित्त रहित शिक्षक कर्मी के प्रति, वित्त रहित के तमाम ऐसे कॉलेज के जो कर्मी हैं उनके प्रति किसी भी सरकार का ध्यान नहीं गया। मैं तो इस बात का बिहार सरकार को धन्यवाद भी दूंगा कि आपने अनुदान शुरू किया। और दुर्भाग्य देखिए कि अफसरशाही के चक्कर में वो अनुदान नियमित नहीं है, यानी कि आप अनुदान दिए 1 साल, फिर वो 5 साल, अभी 5-6 साल का जो है बैकलॉग चल रहा है। हमको जो जानकारी मिली कि तमाम तरह के जांच होने के बावजूद जो तय अनुदान था वो 14-16 का अनुदान अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। और सरकार ने पुनः जो है बोर्ड के चेयरमैन द्वारा इसको पत्रांक 160/2020 का जो पत्रांक है कि एक उसमें अड़चन पैदा किया गया कि ये कॉलेज को स्थलीय निरीक्षण, उनके कागजात निरीक्षण करने के बाद हम अनुदान देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जनप्रतिनिधि का एक दायित्व था, जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में या स्नातक क्षेत्र से एमएलसी जीते हुए थे, आज तक इस समस्या को वो सरकार के समक्ष नहीं रख पाए। और आपको आश्चर्य होगा कि सरकार ने 14-16 को कई महीने पहले राशि निर्गत कर दिया, लेकिन बोर्ड का एक अरंगा कि फिर इसको स्थलीय जांच करेंगे। हाल ही में आप देख सकते हैं कि जो 7वां वेतन आयोग है, वेतनमान लगा है उन पर संस्कृत और मदरसा के विद्यालयों में, तो हम लोगों का मांग है। और खासकर आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार में अभी जो एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, मैं सरकार को बिजली की समस्या पर
या सड़क की समस्या पर एक भी सवाल नहीं करता हूं, लेकिन सरकार को इसमें जो करना चाहिए सरकार उसमें कहीं न कहीं एक अच्छे प्रतिशत में किया। लेकिन पता नहीं ऐसा कौन अदृश्य शक्ति काम कर रहा है जो वित्त रहित शिक्षक को आज रोड पर ला दिया है। उनके चेहरे पर जो है मायूसी छाई हुई है। काम करने के बाद आप एक तरफ मूल्यांकन करवाते हैं वित्त रहित शिक्षकों का, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है, जो आपका एक जो बूंद रूपी एक सहयोग होता है अनुदान का, उस अनुदान को उनके हाथ तक पहुंचने में भी जो ये लाल फीताशाही है, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। सबसे राज्य के गंभीर मुख्यमंत्री हैं, जन समस्या के प्रति उनका ध्यान रहता है। तो मैं तो एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग लिखेंगे कि जिस तरह आपने संस्कृत शिक्षा में या मदरसा शिक्षा में आपने सुविधा दिया है, वेतनमान दिया है, स्वीकृत किया है, आज सैकड़ों वित्त रहित शिक्षक कर्मियों के चेहरे पे आपके हाथ में है, आप भी उनके चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। और हम चूंकि आप समझ सकते हैं कि विभिन्न स्तर पे आंदोलन भी चल रहा है, विभिन्न आंदोलन में वित्त रहित शिक्षक के मांगों के समर्थन में मैं विभिन्न मीडिया पर या ऐसे उनके बैठक में हड़ताल में शामिल होता रहा हूं। हम लोग तो माननीय आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि आप इस वित्त रहित शिक्षक कर्मी का जो भी एक राशि है वो अविलंब जो है उनको निर्गत उनके खाते में जाना चाहिए। और उसके बाद जब सबको इतना कर रहे हैं, ये आपका वित्त उच्च शिक्षा का जो एक पहला पायदान है, मतलब 12वीं इंटर के बाद ही लोग जो है ग्रेजुएशन या डॉक्टर MBBS बनता है। तो जो ये वित्त रहित के शिक्षक हैं, इन पर आपको ध्यान देना चाहिए और अविलंब जो है मतलब इस चीज पर आप समझ के और इसको स्वीकृत करना चाहिए। जी, जैसा कि आप ग्रेजुएट आपके प्रत्याशी होंगे, वो आज की डेट में पढ़े लिखे हैं, वो अनुभवी हैं, वो जन समस्याओं को भी समझते हैं। जाहिर है जो आपको भी उनकी समस्याओं को समझना होगा। और बिहार जैसे प्रदेश में ग्रेजुएट होने के बावजूद काफ़ी बेरोजगारी, उस बेरोजगारी के आलम को आप कैसे कम करने के ऊपर देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अब बिहार में सकारात्मक राजनीति होना चाहिए और हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हमारी पीढ़ी ने जो बिहार देखा था, एक जर्जर बिहार था, सड़क नहीं था, गांव की बिजली नहीं थी, आपने ये चीज दिया और इस चीज के लिए आपको 3 बार से बिहार की जनता आपको कुर्सी पर बैठाए हुए है। मैं लेकिन एक सवाल करना चाहता हूं। सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि बेरोजगार के लिए आपने क्या किया? जो उच्च शिक्षा ग्रहण करके जो आज दर दर भटक रहे हैं, कहीं न कहीं बिहार की सरकार इस पर जो है जो करना चाहिए था वो नहीं करा। मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि शिक्षित बेरोजगार की जो एक बहुत बड़ी संख्या है बिहार में, इस पर जो है बिहार सरकार को कॉर्पोरेट स्तर से, सरकारी स्तर पर से जो पहल करना चाहिए और इस विकराल समस्या का जो समाधान करना चाहिए। देखिए, एक बात तो स्पष्ट मान लीजिए कि जो चीज आपने दिया उसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद, लेकिन बिहार के युवाओं की भूख बिजली और सड़क से आगे बढ़ चुकी है और एक भूख की जब तृप्ति होती है तो दूसरा भी ये एक मनोविचार है। दूसरा भूख जो है वो बुनियादी भूख है, ये रोजगार चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा शिक्षा का माहौल चाहिए। अब आपको एक चीज बताते हैं, और कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कोटा जैसे क्षेत्र में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में हमारी बेटियां, हमारे बेटे जितने असंख्य संख्या में, और वहां जाते हैं पढ़ने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए। आपको एक चीज और आश्चर्य होगा कि कोटा जैसे क्षेत्र में पढ़ने वाला छात्र भी बिहारी, पढ़ाने वाला शिक्षक भी बिहारी। तो मैं बिहार सरकार से करना चाहता हूं कि क्या मिथिलांचल के दर्जनों ऐसे जिला हैं जो कोटा बनने के लिए तैयार हैं। आप बेगूसराय को चुन सकते हैं, समस्तीपुर को चुन सकते हैं, सुपौल ये मधुबनी को चुन सकते हैं, दरभंगा अपने आप में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब बन सकता है। तो हमारा एक चीज आग्रह है कि जो भी रोजगार से संबंधित, अब हजारों करोड़ रुपया चला जाता है साहब एग्जाम की तैयारी के नाम पे, आप कोटा में, राजस्थान में, पुणे में, बेंगलोर में, आखिर क्यों? इस चीज पे सरकार को जो प्रयास करना चाहिए था वो प्रयास नहीं हुआ है। और इसमें जो बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, तो मैं समझता हूं
इसमें संजीव जी, जब सरकार इस स्तर पर जब माहौल बनाएगी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, आज आप समझ सकते हैं कि अपने पूरे मिथिलांचल में एक ही विश्वविद्यालय है, और आप छात्र को संख्या के अनुपात देखें तो समस्तीपुर में भी 1.25 लाख लोग जो है स्नातक के छात्र हैं, बिल्कुल, जो कहीं वित्त रहित में या डिग्री कॉलेज में अध्ययनरत हैं। बेगूसराय में 1.25 लाख हैं, जबकि आपको एक बता दें कि आज हर जिला को एक विश्वविद्यालय की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम हर जिला में नहीं तो सरकार को 2 जिला पे एक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, चाहे वो मधुबनी का हिस्सा हो। और जब आप बेगूसराय को जब आप विश्वविद्यालय बनाएंगे तो वहां से जो नजदीक का सीमा से सटा हुआ जिला है, खगड़िया है, अभी आपको पता है कि बकरी जैसे क्षेत्र से लोग रोसड़ा जाते हैं पढ़ने के लिए, जो समस्तीपुर जिला में है, खगड़िया जाते हैं, चूंकि बेगूसराय में वो व्यवस्था है नहीं, बकरी एक अनुमंडल है, डिग्री कॉलेज है नहीं। तो हमको लगता है कि बेरोजगारी के साथ साथ देखिए, जब वातावरण बनेगा, सरकार जब माहौल बनाएगी, तो जो भी एक सपोर्टिंग क्षेत्र में काम होगा, मैं समझता हूँ कि उसमें बेरोजगारी के क्षेत्र में रोजगार की दिशा में बहुत बड़ा अच्छा माहौल बन सकता है। क्यों हजारों शिक्षक पढ़ाने के लिए जाए कोटा, क्यों लाखों बच्चे जो है पढ़ने के लिए जाए कोटा, पढ़ने वाला पढ़ाने वाला बिहारी, सिर्फ यही है। कोटा में ऐसा क्या चीज है जो बिहार में नहीं हो सकता है? ये सरकार का काम है कि संसाधन, वातावरण बनाना और बिजली सड़क से आगे निकल के इस दिशा पे काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक, चूंकि आप बखरी से बेगूसराय के लाल हैं, आप एक सफल निर्माता फिल्मों में भी हैं, आप मिथिलांचल की धरती से बिलोंग करते हैं। अभी ज्वलंत मुद्दा है मखाना को लेके, जो कि मिथिला का जो मखाना है उसको ब्रांड की बात हो रही है और बिहार मखाना की बात हो रही है। उस पे जैसा कि सूत्रों से पता चला है, आप ज्ञापन भी दिए हैं, और अभी ये जग जाहिर है बिहार में, जो आप नीतीश जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो अब सत्ता पक्ष के करीबी होते हुए भी आप इस चीज़ों का कैसे विरोध कर सकते हैं और कैसे अपने आप को स्थापित कर सकते हैं? देखिए, मेरे पिताजी समता पार्टी के स्थापना काल से ही माननीय नीतीश जी से जुड़े थे, और जिस तरह हम अपने पिताजी को देखते हैं वैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखते हैं, और उनका भी 2 बार मिलना हुआ है, पुत्रवत भी स्नेह ही रहा है। लास्ट 1 अगस्त 2019 को हमारी मुलाकात है, उसके बाद मार्च अप्रैल में मुलाकात होती, लेकिन कोविड-19 के कारण हम उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आपने पूछा कि सत्ता पक्ष के रहते हुए विरोध कैसे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं प्रारंभ में भी कहा कि सकारात्मक राजनीति होना चाहिए। मैं अचानक तो टपका नहीं हूँ, मेरा पूरा वातावरण जो है, परिवार का परिवेश देखिए तो जेपी मूवमेंट में, उस वातावरण में हम जन्म लिए हैं। मेरे पिताजी जो है एकदम अक्खज सोशलिस्ट रहे, जो समाजवादी परंपरा है उन्होंने मरते दम तक, अंतिम सांस तक निभाया, और दलीय राजनीति की आस्था में उनकी मिसाल दी जाती थी। वो अपने जो वचन के माहिर रहे, और कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी वो एक मतलब अंतिम सांस तक समर्पित रही। ये मैंने उनसे देखा। आपने कहा कि सत्ता पक्ष की बात है, तो जन समस्या को लेके अब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं और करना उन्हीं को है, तो भाई हम आवाज तो बुलंद कर सकते हैं ना कि सर यहाँ ये कमी है। देखिए, सरकार का आंख जो है प्रशासनिक अधिकारी, पॉलिटिकल नेता और सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वो असंख्य हाथ होता है, असंख्य आंख होता है। वो हमको लगता है, क्योंकि मैं हमेशा एक सकारात्मक बात किया हूँ कि मतलब जो भी बिहार की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और मैं इस चीज को, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता दूं कि ठीक है उनके विरोध में मैं राजनीति करने जा रहा हूं, लेकिन कम से कम उनका जो एक कार्यकाल है, तो हमारे जैसा आदमी कमी ढूंढता है। मैं आपको बताया ना कि बिजली और सड़क में मेरा मतलब अंदर से मन नहीं करता है कि इनसे सवाल करूं। मैं जब गांव जाता था तो 24 घंटा में 10 मिनट जो है वो बल्ब का फ्लेम जल जाता था, वो कभी कभी वोल्टेज नहीं हो, याद कीजिए वो दौर। तो और अब देख रहे हैं कि 22-23 घंटा बिजली, तो कैसे सवाल करूं? हम तो किया है उन्होंने, लेकिन फिर मैं सवाल किया, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपके 15 साल के कार्यकाल में जो होना चाहिए था और आप ही से हो सकता था, उस दिशा में काम नहीं हुआ। 15 साल में इंडस्ट्रीज को जो बिहार में आना चाहिए था
उस दिशा में काम नहीं हुआ। आपको उस स्तर पे एक उच्च स्तरीय दल बनाना चाहिए था और उसमें पॉलिटिकल और प्रशासनिक जो अवकाश पर दोनों को समेकित करके टीम बनाते और ब्रांडिंग किया जाता बिहार को। और इसमें बहुत सारा चीज संजीव जी कारण है। अब एक चीज बताइए कि हम उपभोक्ता राज्य क्यों बने। आपको बता दूं कि सरा से सरा प्रोडक्ट को बिहार नंबर 1 ब्रांड बनाता है। आप याद कीजिए प्रभात जोशी जी का वो वक्तव्य, उस समय वो जनसत्ता में थे, अब दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि सरस सलील जैसे मैगजीन भी बिहार में टॉप जो है बिकता है। तो बिहार जो है वो सभी प्रोडक्ट को स्वीकार करता है, उसके प्रचार प्रसार में आप उपभोक्ता यहाँ सब ज्यादा है। अब एफएमसीजी के क्षेत्र में देखिएगा, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, इस क्षेत्र में आप सारा चीज यहाँ बिकता है, नंबर 1 कंपनी बन जाती है, लेकिन एक भी एफएमसीजी का यूनिट जो है वो बड़ी कंपनियां यहाँ नहीं है। हालांकि हम लोग के मेरे व्यक्तिगत प्रयास से, अब मैं आपको एक चीज उल्लेख करता हूँ, 2008-9 में हमारे मित्र हैं अनिल अग्रवाल जी, और करीब 80-90 करोड़ रुपया हाजीपुर में इन्वेस्ट हुआ। आज वो फैक्ट्री 24 घंटा चलता है। तो हमको लगता है कि ऐसे उद्योग अगर हर जिला में आ जाए तो जो आपका मजदूर 6-7 हजार रुपया कमाने के लिए दिल्ली, बंबई, राजस्थान जाता है, वो तो नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ दिल्ली का 7,000, यहाँ का 5,000 बराबर है, वो बचा के घर में भी भेज सकता है। तो इसलिए जो आपने प्रश्न किया, तो जो कुर्सी पर है उनकी सकारात्मक बात भी होना चाहिए, और जो उनसे नहीं हो पाया, हम लोगों का काम है उनका ध्यान आकृष्ट करें कि आपको करना पड़ेगा। जब आप बैठे हुए हैं कुर्सी पर तो ये आपकी दायित्व है। और कभी कभी बहुत सारा चीज ऐसा होता है। अब आप एक चीज बताइए, आपको आश्चर्य होगा कि पूरे 6 साल के सदन के कार्यकाल में देखिए, कार्यवाही में देखिए, एक बार भी जो मुद्दा पे आपने प्रश्न किया, एक बार भी सदन में क्वेश्चन या ध्यानाकर्षण या शून्यकाल या कभी भी कोई सवाल किया हो। आखिर आज हर अनुमंडल में 2015 में सरकार का संकल्प था डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए था, घोषणा होने के बाद भी नहीं खुला। प्रशासनिक लाल फीताशाही में वो फाइल दबा, ऐसे कई जगह को मैं जानता हूँ। ये आवाज हम अगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाएंगे तो किसके पास पहुंचाएंगे। डिसीजन मेकर है, सरकार के स्तर पर डिसीजन हो गया, अनुमंडल में, जिला में और बोर्ड में फाइल पड़ा हुआ है। वित्त रहित की समस्या है, सदन में हमारे प्रतिनिधि को बोलना चाहिए। और पूरे हड़ताल आप समझ सकते हैं कि ये नियोजित शिक्षक और हमारे वित्त रहित शिक्षक, ये पूरे शिक्षा क्षेत्र के पिलर हैं। पूरे लॉकडाउन के अवधि में आपने, हड़ताल के अवधि में मूल्यांकन करवा लिया, और देखिए दुर्भाग्य 2014 का अनुदान आपने अभी तक नहीं दिया। भूखे पेट काम होता है क्या। और जिस राज्य में उच्च शिक्षा वित्त रहित के शिक्षक भूखा हो, ये 6 साल 7 साल का पैसा लटका हो, ये आखिर क्या है। सरकार का बार बार आदेश के बाद बोर्ड एक रंगा लगाता है। क्या स्थलीय जांच किया आप? उस समय स्थलीय जांच क्यों नहीं करवाए जब वित्त रहित शिक्षकों से मूल्यांकन करवाए? वहां जो है वित्त रहित शिक्षक जो है ऑथेंटिक है, और बाकी आप कॉलेज जाइएगा, कॉपी आपका जांच कर दिया, आपने रिजल्ट प्रकाशित करके अपना पीठ थपथपा लिया। मैं स्पष्ट रूप से कहूं कि आनंद कौशल 4-5 वर्ष से बोर्ड में बैठे हुए हैं, और ये बोर्ड में बैठ के नीति बनाने से आप जाके देखना पड़ेगा आपको उस क्षेत्र में। आप याद कीजिए प्रोफेसर केपी यादव जी का, वो हर कॉलेज के जाके विजिट किए थे और उन्होंने कहा था कि पढ़ाइए और रिजल्ट लाइए, परिणाम लाइए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं आज आनंद कौशल साहब कभी कहीं घूमे हैं? आप यहाँ पे जो है तुरंत चिट्ठी निकाल देना कि स्थलीय निरीक्षण। देखिए सरकारी, हमको 15 वर्ष का अनुभव है शिक्षा विभाग का। सरकारी एक जो तकिया कलम है, विमर्श, दोबारा जांच, ये सब चीज जो है ये बहुत बड़े साजिश का बात है, और इसको सरकार के जो पॉलिटिकल प्रतिनिधि हैं उनको आवाज उठाना चाहिए। चाहे सत्तारूढ़ दल की बात हो, चाहे विपक्षी बात हो, सबको आवाज उठाना चाहिए कि जब सरकार का आदेश हो गया है, ये नौकरशाही में क्यों ये बार बार चिट्ठी एक ही चीज को निकाला जा रहा है। ये सवाल होता है, और ये सवाल तो हम लोग उन्हीं से करेंगे। इसलिए हमने कहा कि जो 2-3 चीज है, बाकी चीज पे मैं दोनों हाथ ऊपर उठा के अभिनंदन करता हूं कि बिजली के क्षेत्र में माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया। जो हमने वो दौर देखा और ये दौर देखा, सड़क के क्षेत्र में आज हम बैठते हैं 5 घंटा में भागलपुर पहुंच जाते हैं, बिल्कुल मधुबनी पहुंच जाते हैं। आपने अच्छा काम किया, इसके लिए आपको साधुवाद। और 3 टर्म से हम लोग आंखों पे बैठाए हुए हैं, लेकिन ये 3-4 क्षेत्र जो है इसको कौन देखेगा।
ये वित्त रहित शिक्षकों के जो मतलब इस 30 वर्ष में जो चेहरा झुर्रा गया है, काले पड़ गए हैं चेहरे, चिथड़े में जो लपेटे हुए वित्त रहित शिक्षक हैं, जिनके पास काम करने के बाद भी रोजी रोटी की साधन नहीं है, उनको कौन देखेगा? उसके लिए तो करना चाहिए इस चीज का पहल। इसलिए हम लोग इनिश करेंगे और हम लोग तो इसको मुद्दा बनाएंगे। और आपने मिथिला मखान की बात किया, किसी भी जनप्रतिनिधि ने जो मिथिलांचल के थे वो इस चीज को संज्ञान में नहीं ले पाए। लेकिन हम लोग कहें ये क्या हो रहा है? जीआई टैग जो होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जो जहां का उत्पाद होता है वहां के नाम से जीआई टैग होता है। और आप समझ सकते हैं कि अभी केंद्र की सरकार ने 10,000 करोड़ का, जो हमने वित्त मंत्री जी का जो बयान पढ़ा, 10,000 करोड़ के बजट अलॉट हुआ है मखाना के प्रोसेसिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जो मखाना एरिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, मधुबनी है, दरभंगा है, यहाँ पे यूनिट बड़े बड़े लगेगी। हम कहें कि जब बिहार मखाना जीआई टैग हो रहा है, उससे पहले आपको सिलाव खजा सिलाव के नाम से होता है, जर्दालू आम भागलपुर के नाम से होता है। तो ये मखाना जो मिथिला के संस्कृति में रचा बसा है, इसको कैसे आप कर सकते हैं बिहार? तो हमने आपत्ति किया इस चीज को। और हम आपको बता दें कि बेगूसराय के सभी सम्मानित आदरणीय भोगो बाबू, आदरणीय भूमिपाल जी, आदरणीय रजनीश जी और सभी के यहाँ पहुंच के, हमारे अनूप मैथिल जी मधुबनी से, आदित्य मोहन जी और उसके साथ दर्जनों हमारे विभिन्न संगठन के लोगों ने इसको अभियान बनाया। ट्विटर पर हम लोगों ने ट्रेंड करवाया। और मिथिला की ये संस्कृति है, मिथिला की संस्कृति, कम से कम ये मिथिला मखाना जो है, हमने कहा, उनको दलील दिया कि सीता जी के जब विदाई हो रही थी तो खोइच में जो है मखाना हम लोग दे के भेजे थे। ये मखाना बिहार और मिथिला का 80% प्रोडक्शन खेती यहाँ होता है। पूरा सहनी समाज का रोजगार इस पे मछली और मखान पर डिपेंड करता है। ये बात हम लोगों ने लड़ा, इस ऑब्जेक्शन एडमिट हुआ। विभिन्न सत्ता पक्ष और विपक्ष जनप्रतिनिधियों ने भी साथ दिया। बखरी के विधायक उपिंदर पासवान जी ने भी लिखा, सबका साधुवाद किए। और हम लोग भागलपुर के कृषि विश्वविद्यालय की डीन से सकारात्मक बैठक किए, हम लोग को आश्वासन मिला। वो आजकल में चला भी गया होगा मिथिला मखान के लेके। ये अस्तित्व, मिथिला के अस्तित्व की बात थी, मिथिलांचल के संस्कृति की, कला की बात थी। मिथिलांचल के सदियों से पुराना एक, आपको पता, पूरे विश्व में बिहार मखाना 80% वो सारा मिथिलांचल में होता है। तो हमको लगा कि ये चेतना मिथिलांचल में जगना चाहिए। हम लोग बढ़िया केस में सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखे, हमने मखाना भी भेजा कि सर ये हमारे संस्कृति में, हमारे शादी ब्याह का ये चीज है और सदियों से हमारी चीज है। हम लोग मिथिला में कहते ही हैं कि मिथिला का 3 चीज, माछ मखाना और पान जो है, ये हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग है। और वहां जाके हुआ है। तो हमको लगता है इसमें एक चीज और हम सीखे कि जब कभी कोई निर्णय होता है तो लगता है कि निर्णय तो आम आदमी को आवाज उठाना चाहिए। हम लोग एक आम आदमी के जो एक नागरिक कर्तव्य था उसको हम लोगों ने समझा और इसको उठाया। हमने आदरणीय गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखा, भारत के कृषि मंत्री जी को, भारत के उद्योग मंत्री जी को चिट्ठी लिखा। और वो चिट्ठी छुच्छे चिट्ठी नहीं लिखा, चिट्ठी के साथ मिथिलांचल का सनेश समझ के हमने मखान भी भेजा ताकि उनको लगे कि ये मिथिला का प्रोडक्ट है। तो ये सारा चीज देखिए, सफलता मिली या क्या होता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपके परिधान से परिलक्षित होता है, जो आप जमीन से जुड़े हुए राजनीति करने को अग्रसर हैं। आपने अपना बेशकीमती समय सिमर संदेश को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।